आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के नियम क्या हैं और उनके क्या क्या कथन हैं अथवा स्टेटमेंट्स हैं और उनके क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं। ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यूपी और अन्य स्टेट्स के लेक्चरार एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ फिज़िक्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई दो बॉडीज़, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास में ए बॉडी है, दूसरी है कोई बी बॉडी, ये दोनों किसी अन्य बॉडी तीसरी सी बॉडी से, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए और बी जो होंगे वो भी इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। तो क्या है कि इफ़ ए एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम, देन ए एंड बी ऑब्वियसली विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब टेम्परेचर, क्योंकि हमने बताया थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, और थर्मल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर सिस्टम, और यानी कि कोई एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, वो सिर्फ हमें पता चलेगा एक ही प्रॉपर्टी से, और उस प्रॉपर्टी का नाम है टेम्परेचर, हिंदी में तापमान। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, यानी कि तापमान के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पूछा गया है लेक्चरार के एग्जाम में, और इससे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ के अनुसार क्या होगा, वर्क डन इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। ये तो सही है, लेकिन हमारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको डिफाइन नहीं करता है। अब दूसरा है इफ़ टू बॉडी सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन बोथ विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यही तो हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, तो इसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी है आपके पास में, दैट इज़ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो सपोज़ कर लीजिए हमारे पास में कोई एक सिस्टम है, दैट इज़ सिस्टम है हमारे पास में। तो सिस्टम हमारा कोई मान लीजिए इस तरीके का सिस्टम है, हमने क्या किया, इसको कोई क्यू हीट दी है, क्यू उष्मा दी है क्यू। तो अब इस हीट का कुछ पार्ट जो होगा इसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो जाएगा, दैट इज़ डेल्टा यू, और कुछ जो होगा आपके पास में वर्क डन में खर्च हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्यू उष्मा देते हैं, क्यू हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को, तो उसका कुछ पार्ट जो होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में खर्च हो जाएगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो सिस्टम जो वर्क डन में यूज़ करेगा, दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ हीट। तो हमारा जो Q होगा डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो ये है हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिग्निफिकेंस जो है वो है हमारे पास में, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा क्या बता रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो हमने हीट दिया है उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में खर्च हो रहा है हमारे पास में, और कुछ पार्ट जो है, जो हमने हीट दिया है टोटल हीट, उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में खर्च हो रहा है हमारे पास में, और कुछ जो है वर्क डन में खर्च हो रहा है। तो यानी कि ये दोनों ही फॉर्म क्या है हमारे पास में, एनर्जी के ही तो फॉर्म है, इसलिए टोटल ही एनर्जी इज कंजर्व हमारे पास में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट टेल्स अबाउट दी
एनर्जी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ये हमारा जो है इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है हमको कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो ये हमें बताता है आपका इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो ये दो जो हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। पहला है कि ये हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, और दूसरा बताता है हमें अपना ये स्टेट फंक्शन है, दैट इज इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन। ये कैसे डिफाइन करोगे आप, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो, कि U इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में Q माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंट प्रोसेस लें तो उसमें ये Q1 माइनस W1 हो सकता है, Q2 W2 हो सकता है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज दिस क्वांटिटी विल बी द सेम फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इसका मतलब है हमारे पास में कि इंटरनल एनर्जी जो होगी वो सेम होगी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। Q1 और W1 आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है दैट इज़ U कांस्टेंट रहेगी, यानी कि स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है प्रवक्ता चयन परीक्षा से, पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो अभी हमने डिस्कस किया है किस संरक्षण पर आधारित है, तो हमारा जो संरक्षण है वो है एनर्जी का संरक्षण, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले हमने बात करी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें हमने ये बताया था कि जो भी हम हीट देते हैं दैट इज़ जो भी हमने हीट सप्लाई किया Q, वो हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस W यानी कि वर्क डन में खर्च हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी हम हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में खर्च हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए दो साइंटिस्ट एक थे हमारे पास में क्लासियस, एक थे क्लासियस और दूसरे थे केल्विन प्लांक। इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दे करके ये डिफाइन किया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू टोटल वर्क, यानी कि ऊष्मा को संपूर्ण वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो अब पॉसिबल क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, और ये कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया जा सके। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है क्लासियस का स्टेटमेंट, इसमें यह बताया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि अगर हमारे पास में कोई एक कम तापमान की वस्तु यानी कि ठंडी वस्तु है और दूसरा गर्म वस्तु है, तो ठंडी वस्तु से हम गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि बिना किसी बाह्य स्रोत के ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के डेवलपमेंट का आधार है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डज नॉट रिप्रेजेंट की बात पूछी गई, तो इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। दूसरा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर, तो ये तो सही है। तीसरा है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन विच टेक्स हीट फ्रॉम अ सिस्टम एंड कन्वर्ट इनटू वर्क इन अ साइक्लिक विदाउट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ये भी सही है। ओनली सच चेंजेस इन नेचर टेक्स प्लेस इन एंट्रोपी डिक्रीजेज, ये हमारे पास में यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ओनली सच चेंजेस इन नेचर टेक्स प्लेस इन विच एंट्रोपी डिक्रीजेस, ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए जो एंट्रोपी में चेंज होता है, यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें जो एंट्रोपी में चेंज होगा दैट विल बी ज़ीरो। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास में क्या है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये है लास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि हमारे पास में अगर हम किसी भी, पहली बात तो यह है कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, और दूसरी बात इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास में
कि इससे कुछ और फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि दिया है साइंटिस्ट नर्स्ट एंड साइमन ने। इन्होंने दिया है कि एंट्रोपी चेंजेस इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आइसोथर्मल प्रोसेसेस टेंड टू जीरो एज टेम्परेचर टेंड टू ज़ीरो। यानी कि अगर हमारे पास में एंट्रोपी है तो वो क्या करती है, ज़ीरो को अप्रोच करेगी एज टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये हमारा स्टेटमेंट है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देख लेते हैं। तो इसके दो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि हीट कैपेसिटी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अब ये कैसे होता है, हम जानते हैं कि जो Cp होता है दैट इज Cp इज़ नथिंग बट समथिंग dq ओवर dt। और ये क्या है, दिस इज समथिंग एंट्रोपी के टर्म में आ जाता है हमारे पास में। तो एंट्रोपी खुद ही जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा C है वो भी क्या करेगा, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट यहाँ पर दिया गया है अल्फा इक्वल्स टू 1 ओवर वी डेल वी ओवर डेल टी। अब इसको डेल वी ओवर डेल टी को कन्वर्ट करोगे तो इट आल्सो चेंजेस इनटू सम डेल एस ओवर डेल टी में चेंज हो जाएगा फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो अब उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होता है, ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है एज टेम्परेचर टेंड्स टू ज़ीरो। तो बेसिकली हमें याद रखना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इससे बेस्ट क्वेश्चन की। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या है इसमें सही, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ये भी सही है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट के सब कुछ सही है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द फोर्थ ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और यूपीपीएससी या और अदर स्टेट्स के लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर के फिजिक्स के पेपर पर, फिजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ने और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।